आदाब हैदराबाद। आदाब नाजरीन, दूरदर्शन यादगिरी के खुसूसी प्रोग्राम आदाब हैदराबाद के तहत एक मुलाकात में आज हम हैदराबाद के बड़े ही जाने पहचाने कॉमेडी आर्टिस्ट शब्बन खान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शब्बन खान ने पिछले 35 साल से लोगों के दिलों में अपनी एक मखसूस जगह बनाई और इनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए लोग बड़े ही शौक़ से आते हैं और इनके आइटम्स से काफ़ी महसूस होते हैं। तो बहरहाल आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं शब्बन खान साहब से। तो शब्बन खान साहब, आपका इस प्रोग्राम में वेलकम किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और जानी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में मौका देने के लिए। चलिए शुरुआत हम यूँ करेंगे कि पिछले आप 35 सालों से लोगों को आप हंसा रहे हैं जी, और इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह, हमें बताइए। शुरुआत का दौर तो जो है बचपन से ही मेरे को शौक़ था ये जी, कॉमेडी का, हंसने हंसाने की बातों का। तो बचपन से मैं करते रहता था ऐसा ही। फिर उसके बाद फंक्शंस में, शादियों में ऐसा मौका मिलने लगा। फिर उसके बाद में स्टेज शोज़, फिर पेपर में देखा था मैं एक बार BK इंटरनेशनल ड्रामा सोसाइटी, बब्बन खान साहब के अदरक के पंजे, आर्टिस्टों की ज़रूरत है बोल के दिए थे। तो उनसे मिला जाके, तो उन्होंने मौका दिए। उनके साथ बहुत प्रोग्राम्स करा मैं जी, इंडिया के तकरीबन स्टेट्स ओके, और आउट ऑफ कंट्री, दुबई, मस्कत, बहरीन और क़तर, पूरे आउट ऑफ कंट्रीज में भी उनके साथ रहता था मैं। बहुत मज़ा आता था उनके साथ काम करके। आपको अगर याद आता हो तो वो पहला परफॉर्मेंस जो आपके लाइफ का रहा हो, उस बारे में आप ज़रूर बताइए। वो परफॉर्मेंस कहाँ पर था और आपने कितने लोगों को हंसाया? मैं हमारे महल्ले में जो है एक 15 अगस्त का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे पहला परफॉर्मेंस करा था। अच्छा। और बहुत सारे बच्चे, बड़े, पूरे महल्ले के लोग फुल इंजॉय करे थे वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ से मेरा थोड़ी हिम्मत बढ़ी, शौक़ और भी ज़्यादा हो गया। अच्छा। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता था लोगों को हंसाना, हंसना, हंसने की बातें, चुटके, लतीफ़े, जोक्स, ज़बरदस्त इंजॉय करता था मैं भी साथ ही साथ। अच्छा, तो वो पहला जो आइटम आपने लाइफ में परफॉर्म किया होगा स्टेज पर, तो वो हमारे नाजरीन को ज़रूर सुनाएं। फ़कीरों के बारे में थोड़े से चुटकुले थे, जोक्स थे, थोड़ा सा खाका था। और वैसे मैं बहुत सारे लोगों की नकल करता था पहले। अच्छा। कव्वालों की, अपने टीचर्स की। तो बच्चे भी साथ के बहुत इंजॉय करते थे। तो एक आइटम बनाया था मैं, फ़कीर जो है 23 किस्म के। अच्छा। तो वो गाते भी हैं, मांगते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं। तो ऐसा ही एक तंजिया मिज़ाई खाका था एक मेरा। तो ये है, एक दीवान खाने का डोर ओपन था। ओके। फ़कीर साहब घर में दाखिल हो गए, गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इंजॉय करते हुए भीख मांग रहे हैं, घर वाले परेशान। अच्छा। या अल्लाह! घर वाले, कौन है बाबा? जी मैं हूँ CF डिपार्टमेंट। CF डिपार्टमेंट बोल तो आप सेल टैक्स वाले हैं? नहीं। इनकम टैक्स वाले हैं? नहीं। अजी आपको CF डिपार्टमेंट नहीं मालूम? नहीं मालूम। CF डिपार्टमेंट बोले तो चिगट फ़कीर। आप फ़कीर है, कहीं को आप भी बन जाते क्या? अरे क्या दिमाग ख़राब होगा? हम यहाँ फ़कीर हो गए, घर में घुस जाते, गोशा पर्दा कुछ भी नहीं है। हाँ, गाने गा रही, भीख मांग रही, डांस कर रही। अरे क्या बातें कर रही साहब, पहले हम परेशान हैं, 8 दिन से परेशान हूँ मैं, 8 दिन से भूख हड़ताल चल रही है हमारी। फ़कीरों की भूख हड़ताल, वो किस सिलसिले में? खैरात बढ़ाओ। अच्छा। महंगाई इतनी बढ़ जा रही, खैरात कब बढ़ाएंगे? मिनिमम 10 रुपये। अच्छा। रात के 8 बजे के बाद भीख मांगे तो ओट टाइम का भत्ता अलग, आप घर में आने दिए थैंक यू। वो फ़कीर हो को इंग्लिश बोलते हैं? अरे क्या फ़कीरी चुपके आदि समझ रहे हैं? पूरे 15 लैंग्वेज सीखना पड़ता। अच्छा हमारे फ़कीर साहब, आप थैंक यू तो बोल दिए, इसके माने क्या होते बाबू? क्या पूछ रहा है बुढ़ा ये?
देखो साहब, थैंक यू के माने होते हैं सलाम अलैकुम। थैंक यू के माने सलाम अलैकुम। मेरे को इंग्लिश सिखा रहा, गेट आउट। इसके क्या माने होते? अरे थैंक यू के माने मालूम, गेट आउट के माने मालूम, गेट आउट। इसके माने होते खाना वाना खा के जाओ। अरे गेट आउट बोला ना, हाँ खा के जाता हूँ। अरे देखो साहब, अगर आप बोलोगे तो आपका एंटरटेन भी कर लूँ। क्या एंटरटेन करते? एक ज़बरदस्त गाना सुनाता हूँ। क्या सुनाओ? फ़कीर साहब मतलब का गाना सुना रहे। अच्छा। क्या हुआ खैरात का, आज है दिन जुमेरात का, मांगे फ़कीर जो भी घर पे, वो दिन घर वालों का आखिरी दिन होगा। ये मेरा आखिरी दिन। अरे क्या ये खैरात करो बोलते हो, गाने सुन के भी खैरात नहीं दे रहे तुम। ये गाना पसंद नहीं है, और एक सुनो। हाँ। कहाँ सुनाओ? बचना ये फकीरों से मंगने आ गया, बिरयानी का आशिक दालचे का दुश्मन, अपनी अदा है मिठे पे फिदा। अरे चल निकल। ये सारा का आइटम था, बहुत इंजॉय करते थे। लेकिन आपने ये आइटम तो खैर सुना दिया होगा जी। और लोग जो भी थे हाँ। महजूज हुए होंगे, लेकिन कुछ हद तक फ़कीरों को बुरा लगा होगा। नहीं, फकीरान भी ये गाने शुरू कर दिए घरों पे जाके, क्या हुआ खैरात का। वैसे फ़कीरों को आप देखेंगे, बहुत सारे फ़कीरा अलग अलग किस्म के कलाम पढ़ते हैं, वो भी बजा के कुछ डफ वगैरह। अच्छा। इंटरटेनमेंट से। अच्छा शब्बन खान साहब, वैसे हैदराबाद के जो बहुत ही मशहूर प्ले बबन खान साहब का जी अदरक हो। के पंजे, आपने कई साल तक काम किया। जी हो, जी हो। लेकिन अगर आपको याद आता हो तो पहली जो आपकी मुलाकात हुई बबन खान साहब से, जी। वो कैसी रही? क्योंकि देखिए बबन खान साहब अक्सर व बेशतर वो कहीं इंटरव्यू नहीं देते, कहीं बात नहीं नहीं आते, करते। नहीं आते। हाँ, प्रेस से बहुत दूर रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मीडिया से दूर मीडिया रहते से हैं। दूर रहते, पब्लिक से भी बहुत दूर रहते। हाँ, काफ़ी स्टेज पे ही दिखते हो ना, कहीं दूसरी जगह हाँ। नामुमकिन, मुश्किल है बहुत दिखना। ओके। मतलब उन्होंने चाहते ही नहीं लोगों से मिलना करना। अच्छा। मतलब एकदम अंदर रहते हैं, घर में ही रहते ज़्यादा। अच्छा। और काम करो तो सिर्फ मैं समझता हूँ ड्रामे के लिए कुछ बाहर निकलते, कुछ काम करते दूसरा। उन्होंने बोलते भी कभी अपन ड्रामा करने के लिए ही पैदा हुए। और ये डिसिप्लिन, टाइम की मेंटेनेंस और बहुत ज़बरदस्त है उनका वो। अच्छा। बेहतरीन। यानी टाइम, ड्रामा अगर 7 बजे से 6:30 से स्टार्ट है तो उन्हें तकरीबन 11 बजे 12 बजे से थिएटर पे रहते। ओके। उनका पूरा सेटअप करना, साउंड भी उनका ही रहता। और बहुत वेल डिसिप्लिन आदमी है, बहुत मुखलिस आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। नहीं ये तो खैर हाँ। आप इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि नहीं, आपको उनके काम साथ दिया। काम करे नहीं। उससे हटके भी बहुत नहीं ले वाकई बोल रहा हूँ मैं ऐसे। नहीं, एक बात है शबन साहब के लोगों को भी इल्म होना चाहिए कि बबन खान साहब से अगर बात होगी, मुलाकात तो होगी तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हो जाओ। जो शायकीन जानना चाहते हैं उनके बारे में वो भी तो मालूम हो सकता है, लेकिन बबन खान साहब टाइम ही नहीं देते। हमने भी नहीं काफ़ी मिलते। ट्राई किया था। अच्छा। 1-2-3 इंटरव्यू के लिए, लेकिन जो है वो मना कर दिया। तो बहरहाल मैं इसलिए कह रहा था कि क्योंकि हैदराबाद की ऑडियंस या फिर दुनिया भर की ऑडियंस इतने लेजेंड आर्टिस्ट के बारे में ज़रूर जानना चाहती है। तो ये बताइए कि ये जो आपका फॉरेन टूर रहा या फिर गल्फ़ का टूर रहा, वो किस तरह, वहाँ के जो शोज़ होते थे, वहाँ की जो ऑडियंस थी, वो ऑडियंस को किस तरह कनेक्ट करते थे, और वहाँ के जो शायकीन का जो दिल, मतलब इन्हें एक मानो में जो एंटरटेन किया जाता था, वो किस तरह हमें बताइए। नहीं, मैं तो देखा हैदराबाद में बहुत ज़बरदस्त लाफ्टर, बहुत पब्लिक एंजॉय करती। इससे ज़्यादा क्रेज़ बॉम्बे का था। अच्छा। एवरी ईयर, हर साल बॉम्बे तकरीबन मैं जब करता था तो उन्होंने 15 से 20 शो करते थे। अच्छा। और मैं देखता था तकरीबन मॉर्निंग में 9, 10, 11 बजे तो ये पूरे टिकट ख़त्म हो जाते थे। क्या बात। शाम तक बुकिंग रहने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन बहुत स्पीड बुकिंग होती थी उनकी। हाउसफुल का बोर्ड तो कंपलसरी हर शो में लगता था। क्या बात। कभी कभी इत्तेफाकन 90-80% रहती, नहीं तो हाउसफुल होना ज़रूरी है। बबन खान साहब। बबन खान इंटरनेशनल कंट्रीज़, दुबई, कतर, वहाँ में भी पूरे हाउसफुल शोज़ थे।
और बहुत ज़बरदस्त इंजॉय करी पब्लिक, बहुत ज़बरदस्त लाफ्टर, बहुत मज़ा आया था। तो ये किस दहे की बात है? ये 90 की बात है। अच्छा, 90s में। 90s में फर्स्ट गए थे मस्कत, फिर ओमान, यानी ओमान तो हाँ। ओमान का ही है मस्कत, फिर दुबई गए, जी। वहाँ से क़तर, अच्छा, फिर बहरीन। कौन से रोल मैं किया करते थे? इसमें मलेरिया अच्छा और शमशाद अच्छा और लाला ये करता था। फिर कुछ दिनों के बाद में चेंज करे, वो गौली महाराज का एक करता था और शमशाद करता था। एक बात है शबन खान साहब, एक सवाल यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा हाँ कि खान साहब के जो प्ले में अदर के पंजे जी में मैं समझता हूँ कितने आर्टिस्ट को लगभग यूज़ किया करते थे वो, यानी उनके ड्रामे में 5 आर्टिस्ट रहते थे हम लोग। और हर कैरेक्टर्स आर्टिस्ट कितने करते थे? वो 16 कैरेक्टर रहते थे। अच्छा, किसी को 4 रोल रहते थे, किसी को 5 रहते थे, किसी को 3 रहते थे। अच्छा। ऐसा डिवाइड कर देते थे। एक आर्टिस्ट आया, अपना परफॉर्मेंस किया, दूसरे रोल का फिर गेटअप कर लेना, मेकअप कर लेके आना, जब तक दूसरे 2-3 जने संभालते थे। तो एक सवाल ये ज़रूर जानूंगा मैं कि एक जो आपका कैरेक्टर होता है, जी जैसा मलेरिया आपने बताया, हाँ उसके बाद फिर एक गौली के रूप में अगर आप आते हैं जी, थोड़ी देर में, तो बिल्कुल डिफरेंट तरह का कैरेक्टर डिफरेंट होगा। रहता। उसका लैंग्वेज बदली हुई, हाँ, फिर उसके स्टाइल, उसके हाँ। डायलॉग पूरे चेंज रहते हैं। तो वो किस तरह मैनेज किया करते थे साथी आर्टिस्ट आपके? जैसा आप फर्स्ट जो है गौली करना है, उसके बाद में सेकंड आता मलेरिया, या इससे पहले मैं करता था लाला। नहीं वही तो जानना अगर लाला कर रहे थे तो फर्स्ट एंट्री लाला की रहती, तो सेकंड एंट्री फिर मलेरिया आना है मेरे को, तो मलेरिया की ड्रेसिंग करके उसके ऊपर से पठान की लाला की ड्रेसिंग कर देते। तो अब अपने क्या रहता, वो तो रोल होते ही खाली कपड़े ही उतार दिए, ऑलरेडी अपन मलेरिया के कपड़े पहने हुए हैं, सिर्फ मूछ निकालना, दाढ़ी निकालना, दूसरी मूछ लगा लेना, बस। नहीं, ये तो आप कॉस्ट्यूम की बात कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम की बात कर रहे हैं, लेकिन रोल में भी ढलना होता है। रोल वो में किस अपन तरह? रिहर्सल करते रहते ना, तो अपन रीडिंग करते रहते, अपना रोल जो नेक्स्ट रोल है उसकी रीडिंग करके उसके बारे में थोड़ा अपना जहन बनाते रहते। उसके बाद जैसा रोल एंट्री हो गई, अपना क्यों आते ही आ जाता मूड। नहीं, कभी ऐसा हुआ होगा, अजराए मजाक बता रहा हूँ, कि भाई एक आप कैरेक्टर कर रहे हैं और डायलॉग किसी और के आप अदा कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, मगर एक हमारे साथी के साथ हुआ था। अच्छा फर्स्ट शो था उनका। अच्छा मेरे को पहले के पाशा के करा रहे थे उन्होंने डायलॉग, अच्छा और लाला उससे करा रहे थे। तो जब रिहर्सल में मेरी आवाज़ ज़्यादा बोल्ड दिख रही थी उनको, तो फिर मेरे को लाला दे के उसको के पाशा कराए, फिर 2-3 एक नवाब का मास्टर का करा रहे थे। तो उन्होंने फर्स्ट उनकी एंट्री थी मास्टर की जी, तो उसमें नवाब के डायलॉग बोल दिया बच्चा। ये 89 का किस्सा है। बोलते इंट्रोल से ही उनको ड्रॉप कर दिया। अच्छा एक सीनियर आर्टिस्ट है वहाँ पे, अच्छा लास्ट एक रोल था उनका, उनको वो रोल आपको याद है ना, करते बोलते हाँ ठीक है बोल के उनकी सुन लेके उनको करा दिया। अब मेरे को पूछे आप रिहर्सल उनके साथ करे थे, अब ये आर्टिस्ट चेंज हो रहा, आप कर सकते ना? बोलते हाँ कर लेता हूँ, वो कर लिया। एक आर्टिस्ट के साथ हुआ था ऐसा। अच्छा, एक बात है शबन खान साहब, ये काफ़ी 3 घंटे या 2 घंटे का प्ले है। हाँ, 2.5 घंटे। और मुसलसिल इस डायलॉग को याद करना, फिर लोगों के सामने पेश करना, पहली मर्तबा आपको कितनी मुश्किलात पेश आई होगी? क्योंकि बब्बन खान साहब के साथ ही आपका रोल हुआ करता है, और फिर पंच भी होते हैं इसमें, डायलॉग के साथ साथ उसकी अदायगी है ना? जी जी। तो कितनी परेशानी हुई होगी? नहीं, स्टार्टिंग अपने को पूरा होना, पहले तो उन्हें राइटिंग में लिखा देते सब डायलॉग्स पूरे एंट्रियाँ, उसके बाद में रीडिंग करो, याद करो बोलते, फिर याद होने के सुनने के बाद में फिर थोड़ा वॉकिंग एक्शन के साथ जी रिहर्सल कराते हैं, फिर वो रोल में कितने आर्टिस्ट जॉइंट है वो पूरों के साथ कराते,
उसके बाद थिएटर में भी शो स्टार्ट होने से पहले एक दो रिहर्सल कराते स्टेज पे, ओके, जब ऑडियंस नहीं रहती हो। उसके बाद कर लेते अपन जाके फाइनल। हाँ। तो आपके साथी आर्टिस्टों में कौन कौन अभी जो बक़ैद हयात है? एक तो थे हमारे मोइनुद्दीन साहब, जी, इनका इंतकाल होगा, सूरज किरण के नाम से इनको बोलते थे लोग। और एक खासी भाई बोल के थे, वहाँ पे सुसरा करते थे उन्होंने, सुसरा गोली महाराज, उनका भी इंतकाल होगा। अभी है रज़ा कुरैशी बोल के एक आर्टिस्ट है, तो यहाँ पर भी करते हैं वो स्टेज, जी जी उन्होंने करे। महमूद अली बोल के एक आर्टिस्ट है, जी, और अजीज़ भाई एक आर्टिस्ट है। एक है रियाद बोल के थे, रियाज, उन्होंने अमेरिका चले गए, शायद आ गया है। ओके अब ऐसी 3-4 जने हैं, 3-4 जनों का इंतकाल होगा। ओके ओके। जी नाजरीन, हमने इस गुफ्तगू को थोड़ा सा बब्बन खान साहब से इसलिए जोड़ा क्योंकि ये काफ़ी अरसे तक बब्बन खान साहब के प्ले में शामिल रहे, क्योंकि बब्बन खान साहब उमूमन इंटरव्यू वगैरह नहीं देते, इसीलिए चब्बन खान साहब से ये सारी बातें हमने की। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आदाब हैदराबाद। तो बहरहाल अब बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ एक ख़ास अनोखा आइटम आप ज़रूर सुनाएं। मैं एक आइटम है हमारे बॉम्बे फिल्म डिस्ट्रिक्ट के एवरग्रीन सुपरस्टार बिग बी, अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब, बिल्कुल, इनकी आवाज़ में कुछ डायलॉग सुनाना चाह रहा था। ज़रूर। तो बहुत सारे अनगिनत फिल्में हैं अमित जी के, जिसमें खुदा गवाह एक फ़िल्म थी इनकी, बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक था, बहुत ज़बरदस्त डायलॉग, और एक अफगानी पठान का किरदार किए थे अमिताभ बच्चन साहब। तो किसी फंक्शन में अमिताभ बच्चन साहब से इनके एक फ़ाइन ने रिक्वेस्ट की कि आप खुदा गवाह के डायलॉग सुनाइए। तो अमिताभ बच्चन, फिल्म खुदा गवाह। सरज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बादशाह खान है। इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान। मोहब्बत जिसके लिए शीरी और लैला के नाम फूलों की खुशबू बन गए, जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीरकर दूध की नहर बहा दी, जिसके लिए मद्दू ने सहराओं की खाक छानी और आज भी जिंदा है तारीख बनकर, उसी मोहब्बत के लिए काबुल के ये पठान सरजमीन हिंदुस्तान से मोहब्बत की खैर मांगने आया है। इम्तिहान मुश्किल है, आजमाइश कड़ी है, लेकिन हौसला बुलंद है। जीत हमेशा मोहब्बत की होती आई है, सदियों से यही होता आया है और यही होगा। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चराग जलते हैं, खुदा गवाह है। वैसे शराब पीना तो हानिकारक है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सेहत ख़राब हो जाती है, हेल्थ सही ख़राब हो जाती है। तो एक साहब ऐसा ही शराब के बहुत आदी हो गए थे, काफ़ी नशे में रहते थे, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, अच्छा, सिर्फ पिया करो तो ये इंजॉय करते थे। लेकिन इनकी पत्नी, इनकी बीवी काफ़ी बोर हो गई, काफ़ी परेशान थी इनसे। अच्छा, आखिरी में समझा के बोर हो गई, समझ रहे नहीं थे, तो मारना शुरू कर दी। एक दिन इतना मारी, पूरे पैरों के नलियां तोड़ दी, कमर तोड़ दी, बेतहाशा ज़ख्मी हो गए। दवाखाने को गए, हॉस्पिटल से प्लास्टर डला लिए, मगर भाई की आदत ऐसी थी, पिए बगैर रहते नहीं थे। भूल गए, इंजॉय करे, पी लिए। और इनकी पीने के बाद आदत ये थी तो गाने बहुत गाते थे। अच्छा, और गाने में इनका ज़िंदगी का तस्करा रहता था। अच्छा, ट्विन फिल्मों के गानों की रहती थी, मगर गानों में इनके ज़िंदगी का तस्करा, तकलीफ़ां रहते थे। तो एक मरतबा काफ़ी ज़ख्मी हो गए, वाइन शॉप गए, फुल पी लिए। अब इंजॉय जैसा मूड में आ गए ना, गाना गा के अपनी ज़िंदगी का तकलीफ़ां बयान करें। रोज़ाना तो हमको ऐसे मारा पड़ते थे, लेकिन आज क्या है समझ में नहीं आ रहा, ताकत इतनी बढ़ गई, पैरों की नलियाँ, कमर तोड़ के चिंदिया कर दिए उस्ताद। मगर हम भी सुधरने वाले नहीं हैं। जब तक शराब है, जब तक हम हैं, और जब तक तुम है, हम तुमको गाने सुनाएंगे, हमारी ज़िंदगी क्या है तुमको बताएंगे। मारी सैंडल से वो धीरे धीरे, क्या बात है, घायल हुआ रे मैं धीरे धीरे। मारी सैंडल से वो धीरे धीरे, घायल हुआ रे मैं धीरे धीरे। मेरी कमरिया
बैंड हो गई, क्या बात मैं वाइफ हस्बैंड वो हो गई। घर में आटा ना दाल बियम है, मेरी बीवी तो सेम दय्यम है। क्या है तैयार तेरी होटल में, तेलुगु पप्पू है तेलुगु अन्नम है। घर में लाइट ना दीपम, जिंदगी है जोखम। साली है फुल छड़ी, सास है आइटम बम। बोले तेरी सैंडल धीरे धीरे, बोले तेरा झापड़ धीरे धीरे, मेरी कमरिया बेंड हो गई। अच्छा। सामने से एक नौजवान जा रहा था, उन्हें बोला क्या है चिचा, उल्टे उल्टे गाना गा रही, क्या है पूरे गाने सतरुल कर दे रही, ये क्या गाने गा रहे? खामोश, हम जो गा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं, तुमको ये तकलीफ है? नहीं हजरत, तुम्हारे कहीं खुद समझाए, अरे भाई शराब नहीं पीना, शराब नहीं पीना। शराब कहीं को पिए? खुशी में पियो। कहीं की खुशी? आज मैं मरते मरते बच गया। मतलब कोई बस की टक्कर नहीं, लारी की टक्कर नहीं, आज मेरे ऊपर से ट्रेन चले गई। क्या बातें कर रही, ट्रेन तुम्हारे ऊपर से चली गई तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाते। हले मैं ब्रिज के नीचे ठहरा हुआ था, ऊपर से निकल गई। बहुत चढ़ गई जी तुम्हारे को, बहुत क्या क्या कि उल्टे उल्टे बातें कर रही थी। अरे शराब पी पी के करना क्या चाह रहे हैं? हम शराब पी के रिसर्च करना चाह रहे हैं। कहीं का रिसर्च? अमेरिका और रशिया चांद में घुस गए। हाँ घुस गए, उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी साइंस बहुत ज़बरदस्त है, चांद में चले गए रॉकेट उन लोगों के। तुम क्या करते? अब मैं शराब पी के सूरज में घुस जाता। सूरज में ऐसा कैसा घुसते, जल के मर जाते। हौले दिन में कौन जाते, रात के खुद ठंडा रहता, घुस जाते। शराब पीने से कुछ फायदा है चाचा? बहुत फायदे है शराब पीने से। एक ज़बरदस्त फायदा बोलूँ तेरे को, क्या फायदा है? शराब पीने से आदमी कभी बुढ़ा नहीं होता। हाँ, शराब पीने से आदमी बुढ़ा नहीं होता, बिल्कुल छोटे उन्हें जवानी में मर जाता। अब ये गाना गाते गाते आहिस्ता आहिस्ता इन्हें ढलक के चार मीनार के पास पहुंच गए। अच्छा। वहाँ पर एक बड़ी भी को बस का नंबर समझ में नहीं आ रहा। हाँ। और वहाँ पर बड़ी भी ये शराबी से पूछे, कोई दूसरे नहीं थे। बेटा बेटा 2023 के ज़माने में कौन किसका बेटा है? अरे बेहुदे, इस वक्त कोई भी नहीं है, ये शराबी शराब पी को ठहरा हुआ है, मेरी आंखों को नज़र नहीं आ रहा ये बस का नंबर। बेटे ये बस का नंबर बोलो, बेटे ये बस कहाँ जाती? बैठ जाओ, सीधा तुम्हारे घर को जाती। अरे कम्बा खात, ये बस का नंबर देख को बोल बेटे ये बस कहाँ जाती? अरे देखो ये बस स्टार्ट है। हाँ बेटे बस स्टार्ट है, तो क्या ऑफ कर दो बोल रहे? अरे नहीं बेटे ये बस कहाँ जाती, ये डबल बस है। हाँ बेटे डबल बस ही है, कहाँ जाती मगर? सिंगल करो बोल रहे क्या? सिंगल भी कर सकता तो? अरे हम जो बोले वो कर सकते, सिंगल करो बोल तो सिंगल करते, ये 1/4 बोलो तो 1/4 करते। नहीं बेटे ये डबल बस कहाँ जाती? बैठ जाओ, ऊपर की सिकंदराबाद नीचे की शमशाबाद। अच्छा है, जबरदस्त। ये बहुत जबरदस्त पीने वालों की जो गुफ्तगू आपने बताई है, बड़ा अच्छा आइटम ढाला है आपने। लेकिन एक बात है, जिस तरह आपने बताया अमिताभ बच्चन के जब आप डायलॉग अदा कर रहे थे, काफ़ी खूबसूरत है, हैंडसम है। भाई आप भी तो हैंडसम है और हाइट आपकी भी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, तो आपने फिल्मों की तरफ क्यों रुख नहीं किया? फिल्म इंडस्ट्री से आप क्यों नहीं जुड़ पाए? देखिए जानी साहब, मैं फिल्मों में ऑफर्स आए मेरे को फिल्मों के। अच्छा। उस ज़माने में जितेंद्र साहब की फिल्में थी यहाँ पर, हैदराबाद में शूटिंग हो रही थी। तो मैं फिल्मों में इस वजह से नहीं गया, जब मेरे को प्रेस का काम भी करता हूँ मैं। अच्छा। तो काम के मसरूफियत ज़्यादा रहती थी, फिर
मैं ये सोचा कि अगर फिल्मों में चली हवा, ये तो फिर ज़ीरो हो जाते, बुझ जाते। फ्यूचर इसमें चली तो बहुत अच्छा है, वरना फिर बहुत दुश्वारियाँ पैदा हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट गया था जब। अच्छा, मतलब किस टाइप के आपको ऑफ़र आए उस बारे में वहाँ पे बताइए, क्योंकि पिछले दिनों वैसे तो पद्मला स्टूडियोज़ की तरफ से या हाँ, पद्मा बहुत सारे फिल्म्स बना करते थे यहाँ पर। ऐसे मैं 2-3 ऐसी करा भी था, छोटे छोटे रूल्स थे, वो साइड हीरो के वो कुछ बोल रहे थे, मगर मैं ऑडिशन के लिए गया नहीं वहाँ पे। अच्छा, ऑडिशन देना था, थोड़े से और भी फॉर्मेलिटीज़ थे, तो मेरे को आगे फ्यूचर समझ में नहीं आता था। ओके, तो इसलिए मैं थोड़ा ड्रॉप अवॉइड कर दिया था। हाँ, अच्छा, तो प्रेस में काम रहता था, ये स्टेज के काम वहाँ चलते रहते थे, तो इसमें मैं ज़्यादा तवज्जो देते रहता था। अच्छा, ओके, राइट। चलिए, अब जब ड्रामे के बाद आप जब रेगुलर आप अदरक के पंजे में जुड़े रहे, उसके बाद फिर उन्होंने 2000 के बाद कट एंड डाउन कर दिया। उसके बाद फिर आपका वो दुकान बंद हो गई। जी हो। फिर आपने फिर स्टैंड अप कॉमेडी को ही अपनाया। तो ये बताइए कि ये जो कट एंड डाउन हुआ अदरक के पंजे, तो क्या वजह रही, आप क्या मानते हैं? बहुत सारे सीरियल्स आ गए थे, बहुत सारा एंटरटेनमेंट टीवी के जरिए मिल रहा था, तो शायद बब्बन खान साहब ने ये सोचा होगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या ये शो कंटिन्यू किया जा सकता था या फिर कट एंड डाउन? ये शो खान साहब कट एंड डाउन नहीं करना था, मतलब कम से कम हैदराबाद और बॉम्बे तो उन्होंने कंटिन्यूशन रखना था, कंटिन्यू। ओके, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का रिस्पांस वैसा ही था जैसा पहले रनिंग में चल रहा था। अच्छा। ये दो शहर जो है बॉम्बे और हैदराबाद कंटिन्यू कर सकते थे, मगर उनकी सेहत भी शायद कुछ साथ नहीं दे रही थी, कुछ वो सोच के कट एंड डाउन करे, ऐसा मेरे को समझ में आता। ओके, राइट। अच्छा, टीवी आने के बाद जी ड्रामों पर कितना असर हुआ? जो प्लेज हुआ करते थे खातर खान नहीं हो पा रहे हैं, आप क्या मानते हैं इसको? ये जो आज के जो टेक्निक हो गई और जो टीवी पे तकरीबन 300-400 चैनल्स आ रहे हैं, घर बैठे लोग ज़बरदस्त इंटरटेन कर ले रहे हैं। अब थिएटर पे आना, खर्चा करना, ट्रैफिक, टाइम की बचत है, पैसे की बचत है, सबके साथ घर में इंटरटेन हो रहे हैं, और बहुत अच्छे ड्रामे, अच्छे शोज़ आ रहे हैं टेलीविज़न पर, तो लोगों को ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थिएटर को जाओ, वहाँ पे आना जाना सब दुश्वारियाँ ट्रैफिक के टाइम पर, इसलिए जो है लोग कम कर दिया आना। फिर आप कहते हैं कि भाई बब्बन खान साहब कट एंड डाउन नहीं करना चाहिए? नहीं, सिर्फ यहाँ पर नहीं, दो पहलू है। आपने पहले बताया कि भाई बब्बन खान साहब को कट एंड डाउन नहीं करना चाहिए था ताकि मेरा रोजगार चलता रहे। और फिर दूसरी वजह आप बता रहे हैं कि भाई टीवी के जरिए आप सारा एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं घर बैठे। अब तो ये वैरायटी अलग रहती थी खान साहब का, नहीं जो प्ले है, तो ये 2 स्टेट में उनका शो अभी और चल सकता था, अगर उन्होंने थोड़ा पब्लिक का रिस्पांस भी दूसरी जगह थोड़ा डल हो रहा था। अच्छा। और उनकी सेहत भी थोड़ा साथ नहीं दे रही थी, तो इसलिए उन्होंने कट एंड डाउन करके बिल्कुल रेस्ट ले लिया था। बीच में बोल रहे थे फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करके, ओके, मगर मेरे को तो नहीं दिखता अब फिर दोबारा स्टार्ट होना, क्योंकि अब बहुत उम्र ज़्यादा हो गई। सही बात। कर रहे हैं तो जब भी कर लेते थे 2-4 साल के बाद। बेशक, सही बात है। हमें बताइए कि आप जब अदरक के पंजे के बाद स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे, उसके बाद फिर आपने बहुत सारे प्लेज में भी काम करना शुरू किया, उस बारे में बताइए। मैं 1.5 मत वाले हामिद कमाल साहब के शो में भी चांस मिलने लगा मेरे को, उनके साथ भी मैं काम करते रहा, और हमारे हंगामा मुनव्वर अली साहब के साथ भी काम करते रहा। अच्छा। और दूसरे और भी बहुत सारे शोज होते थे, वहाँ पर भी मेरे को चांस मिलते रहता था, तो हर जगह मैं जाता था, सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। जैसे शब्बीर खान साहब है, वैसे आप भी है। बिल्कुल। जितने भी कॉमेडी के हैदराबाद के बड़े बड़े शोज़ है, सब में मेरे को मौका देते थे, मैं सबके साथ काम करता था। एक कड़वा सवाल आपके साथ, कभी आपको ये एहसास सताता होगा कि देखिए ये जो शोज़ है
मुसलसिल तो हो नहीं पाते, जी जी महीने में कभी कुछ, मतलब कभी 10 दिन, कभी 20 कभी दिन 20 या फिर रेगुलर होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये एक बात जहन में पलती होगी कि काश मैं एक जॉब होल्डर होता या जी। फिर मैं सर्विस किया होता कहीं पे, तो मुसलसिल मैं काम पे लगा हुआ होता। कभी होता होगा आपको? और कभी कभी आता ऐसा ख्याल तो आता है। और मैं वैसे सऊदी अरब भी गया था, अच्छा। हाँ, वहाँ पर भी 6-8 साल गुजार के आया, तो वो भी एक आता कि और थोड़ा रहना था। अच्छा। यहाँ पर कोई दूसरा परमानेंट कोई जॉब के लिए अप्लाई करना था, ऐसा कुछ वैसी कोशिश करना था। खैर ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव, कभी गम कभी खुशी, कभी नहीं, चलते आप रहते लोगों को हंसा रहे हैं, सबसे हाँ। बड़ी बात है। लेकिन जिस टाइम पे शो नहीं होते तब ये चीज़ें पलती होगी। जब ये पलती है, जब आता है शोज क्या? रेगुलर हो जाते हैं तो फिर कोई चीज़ याद नहीं याद ही नहीं आती। क्योंकि सब चीज़ें मिलते जा रही, तो ये तो अपना शौक़ भी है और ये इसी से अपने रोटी रोज़ी भी मिल रही, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, और सब आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। सही है। नहीं, उम्र के इस पड़ाव में हाँ कई चीज़ें आपके जहन में आती हैं कि भाई मैं ऐसा करना था, मैं हाँ। ऐसा करना था। अभी हम जो देखते हैं, आप को आर्टिस्ट के तौर पर ही बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, लोग हाँ। आपको जो है हाँ। बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें कि भाई खुद का भी आपका चैनल होना चाहिए या हाँ, फिर चाहिए। चीज़ें चाहिए। तो आपको क्या लगता है? उस टाइम पे जो करना था, मगर वहाँ पर भी मैं थोड़ा रुक गया था। अच्छा। अब जितना भी है अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, जितना भी कर रहे हैं, रोटी रोज़ी मिल रही है, इज़्ज़त मिल रही है, मोहब्बत मिल रही पब्लिक से, सही बात, यही बहुत बहुत कर रहा हूँ। सही बात है। चलिए शबन खां साहब, आज के जब दौर को आप देखते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, ऐसे में बहैसियत कॉमेडियन जी आप ये आज की कॉमेडी को जब आप देखते हैं, तो पिछले दौर की जाने वाली कॉमेडी में आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? पहले के दौर की कॉमेडी खाके मिजाइया खाके ज़्यादा होते थे, उसमें वो स्टोरियाँ ज़्यादा होती थी। आजकल पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं है। वो एक साहब आ रहे थे, उधर से एक साहब साइकिल पे से आ रहे थे, वो साइकिल वाले साहब गड्ढे में गिर गए थे। अच्छा। इतनी स्टोरी नहीं, स्पीड कॉमेडी चल रही है, छोटे छोटे कंटेंट कॉमेडी, छोटे छोटे पंचेस, एक के बाद एक, खाली लाफ्टर ही होना, ये वो फजूल ड्राई बातें नहीं होना पब्लिक को। अच्छा। इस तरह की कॉमेडी चेंज आया है, बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है। नहीं, आप क्या महसूस करते हैं? ये अच्छा है आज के दौर की जो कॉमेडी चल रही है। वो ज़माने के दौर के हिसाब से लोगों ने, पब्लिक के पास टाइम भी था, उन लोग ऐसे इंजॉय होते थे। आजकल पब्लिक के पास टाइम नहीं है, तो ये जो चेंज आया है ज़बरदस्त है, अच्छा है, ये बेहतरीन है। आपको अच्छा लगता अच्छा है? लग रहा है। लेकिन हम जो सीनियर्स से पूछते हैं जी तो वो अलहदा जवाब देते हैं, लेकिन आप खुश हैं आज की कॉमेडी से? बेहतरीन कॉमेडी है, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉमेडियंस है, आइटम्स अच्छे हैं। नहीं, लेकिन कहीं कहीं आपको ये नहीं लगता कि भाई तहजीब के दायरे से भी हटकर बातें की जा रही है आज के दौर में? आज के वल्गर दौर में कॉमेडी वल्गर का कॉमेडी, भी थोड़ा सा चलन आम डबल मीनिंग कॉमेडी बहुत हो गई है, और वो अच्छा तो नहीं है। पहले के लोग हद्दो अदब एक दायरे में, एक लिमिट में बोलते थे। आजकल वल्गर डबल मीनिंग ही ज़्यादा चल रहा, वो अच्छा नहीं है। वो अपन फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ये एक चीज़ थोड़ा सा खटकती नहीं है। होना था, अटकती है। सही बात है। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आदाब हैदराबाद। कुछ और ख़ास आइटम आपका ज़रूर सुनाएं, वो लड़के वाला आइटम आप ज़रूर पेश अच्छा, लड़के वाला आइटम। शादी एक बहुत ही मीठा लड्डू बोलते हैं, कोई कड़वा लड्डू बोलते हैं, कोई खटमीठ है बोलते हैं, एक चॉकलेट है बोलते हैं। लेकिन फिर भी लोग शादी करते हैं, और शादी करने के बाद अलग अलग हिस्से में फंस जाते हैं, अलग स्टोरी हो जाती है। तो एक ऐसे ही साहब थे, एक छोटा सा लतीफ़ा है, फिर इसके बाद बच्चे का आइटम सुनाऊंगा मैं। ज़रूर। तो लतीफ़ा ये है, एक साहब की शादी हुई, दूसरे दिन सुबह दुल्हन का इंतखाब। अच्छा। फिर कहीं इधर उधर रिश्ते देखे करे, फिर कोशिश करे,
फिर शादी हो गई, दूसरी शादी, फिर दूसरे दिन सुबह दुल्हन का इंतखाब। पूरी पब्लिक परेशान दी हो गई, क्या है भाई, पहली शादी हुई, दुल्हन दूसरे दिन मर गई, फिर दूसरी शादी करे, फिर दुल्हन मर गई, फिर कोशिश करे इधर उधर ढूंढ ढूंढा के तीसरी शादी हुई, फिर दूसरे दिन दुल्हन मर गई। लोग बोले भाई अंडरग्राउंड कर दे रहा, क्या तो भी कर रहा, हिस्सा है, समझ नहीं आ रहा इन्हें। दूसरे दिन ही थोड़े दिन भी नहीं रख रहा, दूसरे दिन ही सुबह का। इसका मतलब ये हुआ जिसकी भी बीवी नहीं मर रही किसी शादी करा दे। तो ये साहब कि 3-4 शादियां हो गए और हर वक्त दूसरे दिन दुल्हन मर जाती थी। तो लोग परेशान थे, यार इसको रिश्ता देना बंद होगा। मालूम हुआ एक महल्ले में ऐसी खातून भी है जिससे भी इनकी शादी हुई, दूसरे दिन शौहर मर जाता, दूल्हा मर जाता। अच्छा, उन्होंने भी 3-4 दूल्हों को मार दिए थे। शादी होते दूसरे दिन दूल्हा मर गया। अब लोग बोले भाई ये क्या करना, इन दोनों की शादी करा देना। अच्छा, ये मामला अपने आप निपट जाएगा। ये दोनों की शादी हो गई। अब लोग दूसरे दिन सुबह बड़ी तशवीश में है, अरे क्या होगा क्या होगा, दुल्हन मरेगी, दूल्हा मरेगा, दुल्हन मरेगी। पूरे लोग हैरान परेशान, इससे उससे पूछ रहे हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो मालूम हुआ ना दुल्हन मरी ना दूल्हा मरा, इन दोनों का जो निकाह पड़ा था वो खाजी मर गया। अच्छा है। तो आप बोले ना बच्चे का आइटम, जी बिल्कुल। आजकल के माहौल के हिसाब से बच्चे भी काफ़ी एडवांस हो गए। एक बच्चा है हमारे दोस्त का, काफ़ी टिपिकल बच्चा है, बड़े बड़ों को लाजवाब करता है, बच्चे से कोई बात ही नहीं कर सकते। तो ये बच्चा रोड पे रोता हुआ ठहरा हुआ था एक मरतबा। अच्छा, तो एक साहब बच्चे को रोने की वजह पूछते हैं और समझाते हैं, तो बच्चा की ये टिपिकल गुफ्तगू किस तरह थी, एकदम टिपिकल, बहुत ही एडवांस बच्चा रोड पे रोता हुआ ठहरा हुआ। अरे रे 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 बेटे, इतने स्मार्ट है, इतने ज़बरदस्त शानदार कपड़े पहन लिए, रोड पे ठहर कर क्यों रोने बेटे, घर को जाओ, रोड पे ठहर कर नहीं रोना ऐसा। अंकल मैं घर को नहीं जा सकता अंकल, इसलिए रोड पे ठहर कर। कहीं को नहीं जा सकते बेटे घर को। अंकल मेरी 10 की नोट गुम गई, हमारे मम्मी को 10 रुपए घुमा दिए, बोल तो बहुत मारते अंकल, इस वास्ते में। अरे इतनी छोटी सी बात को इतना परेशान होते हैं। मेरी तरफ से 10 रुपए ले जाओ, अब घर को जाओ, आराम से जाओ। बच्चा 10 रुपए जेब में रख लिया और चीख चीख के रो रहा। अरे बेटे 10 रुपए गुम गए बोले इसलिए रो रहा हूँ, बोले मैं 10 रुपए दिया ना तुम्हारे को, 10 रुपए जेब में रख ले, क्या और कहीं को रो रहे। अब घर को जाओ। अब तो घर को बिल्कुल नहीं जा सकता। अरे बेटे अब क्यों नहीं जा सकते घर को, अंकल हमारे मम्मी को आप 10 रुपए दिए बोल के बोला तो और पटक पटक के मारते मेरे को। कई को मारते बेटे, इसलिए मारते अंकल, इतना अच्छा आदमी मिला था, 10 रुपए कई को बोला रहे, 100 रुपए बोलना था। क्या टिपिकल बच्चा है। बेटे तुम्हारे से एक सवाल करता हूँ, जवाब देते। हाँ देता हूँ। ये बोलो बेटे, मुर्गी के अंडे में से मुर्गी का बच्चा बाहर कैसा निकलता। क्या बोले, मुर्गी के अंडे में से मुर्गी का बच्चा बाहर कैसा निकलता। पहले तुम ये बोलो, उन्हें अंदर कैसा घुसता। अच्छा बेटी तुम्हारा नाम क्या है। यादगिरी। तुम्हारे बाबा का नाम प्रतापगिरी। तुम्हारा घर कहाँ है। मलकाजगिरी। तुम्हारा स्कूल कहाँ है। केशवगिरी। गिरी गिरी करा सभी गिरता, तेरा मुंह ऐसा टेढ़ा कहीं को हो गया। बिजली गिरी। ये शर्ट पे धब्बा कहीं का है। दालगिरी। अच्छा बेटे तुम्हारे डैडी क्या काम करते। दादागिरी। तुम बड़े होके क्या करते। चमचागिरी। अच्छा बेटे तो आपको इंग्लिश आता। हाँ आता। बेटे इंग्लिश में माँ को क्या बोलते। मम्मी। बाबा को क्या बोलते। डम्मी। बाबा को डम्मी बोलते। इंग्लिश में माँ को और क्या बोलते। माम। माँ की छोटी बहन को मिनिमम। माँ की बड़ी बहन को मैक्सिमम। अच्छा बेटे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती। हमारे बाथरूम में होती। बहुत ज़बरदस्त। कुछ और ख़ास आइटम, वैसे तो बहुत सारे आइटम्स आप पेश करते हैं, पैरोडी पर मबनी भी 1-2 आइटम आपके हमने सुने हैं, वो ज़रूर सुना है। एक तो महंगाई, अगर उसके बाद में
इत्तेफाकन अगर शादी हो गई तो वो एक परेशानी। अच्छा। एक साहब की शादी हुई तो शादी के बाद मैं काफ़ी परेशान हो गई है। ये अपने शादी के बाद के जो परेशानियां हैं गाने की शक्ल में सुना रहे हैं। तो किस तरह शादी हुई, किस तरह के परेशानियां इनकी लाइफ में आए। कैसी आफत गले में पड़ी, कैसी आफत गले में पड़ी, मेरी बेगम है मुझसे बड़ी। कैसी आफत गले में पड़ी, मेरी बेगम है मुझसे बड़ी। उसको ताज़ा मटन में खिलाकर, उसको ताज़ा मटन में खिलाकर, खा रहा हूँ ये बासी कड़ी, हाथों में हथकड़ी, मेरी बेगम है मुझसे बड़ी। क्या बात। ये इनका वाक़या है। और इनके ससुराल वाले भी हमेशा इनके घर को बार बार आते रहते थे। अच्छा। तो बार बार आने से ये परेशान हो गए। एक मरतबा देखे इनकी सास इनके घर आ रही है तो दूर से ठहर गई, घर में से गाना गाना शुरू करे। सास आ रही है, मेरी सास आ रही है, सास आने की दूर से मुझको बास आ रही है, सास आ रही है, मेरी सास आ रही है। घर में नहीं है खाना, मेरी सास को क्या खिलाना, ना गेहूँ है ना शक्कर, ना चावल का एक दाना, खाने को जब कुछ न मिले तो घास खा रही है, सास आ रही है, मेरी सास आ रही है। सास आने की दूर से मुझको बास आ रही है, सास आ रही है, मेरी सास आ रही है। क्या बात है। ये था बहुत ज़बरदस्त। शादी के बाद की छोटी मोटी परेशानियाँ जी। गाने गा के लोग दिल बहलाते हैं, इंजॉय भी हो रहे हैं, एंटरटेन भी हो रहे हैं। हाँ। तो गाना आना भी जो है फ़ायदेमंद है। अच्छा। खासकर शादी के बाद। बहरहाल ये नौजवानों का मशवरा दे रहे हैं जी। अगर आपको परेशानी है या दुख गाना गाना सीखो। गाना गाइए, शादी करो। बस नहीं, अपनी परेशानी लोगों तक पहुंचाइए गाने के जरिए, गाने के जरिए लोगों तक पहुंचाना, बहरहाल लोगों का भी बहरहाल मनोरंजन। बहरहाल आपके इन लतीफ़ों से, इन आइटम से वक्त का पता ही नहीं चलता। तो बहरहाल चलते चलते आखिर में जो नौजवान कॉमेडी के इस फील्ड को अपने कैरियर के तौर पर चुनना चाहते हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? कॉमेडी बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, पैसा भी है, इज्जत भी है। मेहनत करना, अपने ओन आइटम बनाना और कोशिश करो, कामयाबी मिलेगी। अच्छी लाइन है ये। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शब्बन खान साहब, आपने इतना वक्त दिया और अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे इस प्रोग्राम में आकर और बहुत अच्छे आइटम सुनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूरदर्शन का फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और नाजरीन आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी आदाब हैदराबाद के तहत। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद। आदाब हैदराबाद।